गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है सभी का हमारे आपके हम सब के यूट्यूब चैनल अनअकैडमी क्लास 11 एंड 12 कॉमर्स में। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत आज सैटरडे इवनिंग शार्प 7 बजे। हम देख रहे हैं बच्चों बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज का सेशन चल रहा है और मैं अपने सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो यार कि अंशुल सर लाइव आ चुके हैं। यार आपको सही बताऊं, पढ़ाना, टीचिंग ये एक बड़ा क्रिएटिव काम होता है और ये क्रिएटिव काम में अगर आपको अप्रिशिएट किया जाए ना तो बेटा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं भाई हमें कुछ और करना है, हमें कुछ इससे भी भारी करना है, हमें बेस्ट देना है। हम चाहे सोते हैं पर हमारा दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है कि नहीं हमें कुछ तो करते जाना है, कुछ और इनोवेटिव करना है, बच्चों को और बेस्ट देना है। क्या एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, कौन सा वो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जिससे बच्चे खुश हो जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स जो ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करो और लाइक करते रहो बेटा, वीडियो को लाइक करते रहना बहुत जरूरी है। फटाफट ज्वाइन कर लो, क्या बात है, फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। करता हूं आप सभी का स्वागत अनअकैडमी के इस चैनल पे। आई एम द लीडर ऑफ अनअकैडमी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, लीडर ऑफ अनअकैडमी 11th एंड 12th कॉमर्स। मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हूं, सीए एज वेल एज सीएस, एंड आई हैव टॉट फॉर मोर देन 9+ years नाउ। और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं अभी अनअकैडमी पे रैंक नंबर 1 पे हूं एंड आई हैव बीन मेरिट रैंकर इन 12th स्टैंडर्ड, करेक्ट। दोस्तों कहीं पे भी आप हमसे कनेक्ट करें तो ये हैशटैग को यूज करना ना भूले, हैशटैग कॉमर्स लाइव डेली। दिस इज द लिंक विच इज गोइंग टू कनेक्ट यू टू मी एंड मी टू यू। ये हमारे 4 PM, 5 PM, 6 PM और 7 PM वाले सीडी टीचर्स जिनसे आप कर रहे हैं मुलाकात, और ये सारे टीचर्स यहां पे आते हैं रिलीजियसली आपको पढ़ाने इस चैनल पे। दोस्तों कल का जो हमारा क्लास था वहां मैंने आपके साथ बहुत सारे डिस्कशन किए थे और आज हम ये स्टार मार्क की जगह पहुंच चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम यहां स्टार मार्क की जगह पहुंच चुके हैं और कल सुबह संडे को हम वापस मिलेंगे सुबह 11 बजे, भूलिएगा मत। क्या क्या मैंने आपको सिखाया था, क्या क्या मैंने आपको बताया था, एक बार क्विकली मैं समअप कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अकाउंटिंग जो होती है उसके 4 प्राइमरी क्वाड्रेंट्स होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। The first one is income, the second one is expense, third one is asset and the fourth one is liability. क्यों करते हैं हम बिजनेस? To earn money, to earn income. क्योंकि अगर इनकम नहीं है, मनी नहीं है तो हमारे बिजनेस करने का कोई पर्पस नहीं है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ, समझ लेना। हम कोई भी सोशल नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, हम यहां पूरी तरह बात कर रहे हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की। सो इनकम माइनस एक्सपेंस इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट। और हम बिजनेस करते हैं टू क्रिएट अवर एसेट्स। एसेट्स ये वर्ड के बारे में हमने कल बात की थी। क्या होता है एसेट्स? What is asset? An asset is something which gives economic benefit to an enterprise at present or in future or both. जो हमें फायदा पहुंचाए उसको हम एसेट कहते हैं। एकदम मैं सादी सरल सिंपल लैंग्वेज में बात करूं ना तो वो सारी चीज जो मुझे फायदा पहुंचाती है बेटा, मैं उसको एसेट कहता हूं। फायदे का मतलब क्या है? फाइनेंशियल गेन। समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल गेन होना चाहिए। अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेट्स कल हमने देखी थी, मूवेबल, इमूवेबल एसेट्स, टैंजिबल, इनटैंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। वो सारी एसेट्स जो हमें शॉर्ट टर्म गेन देती है, शॉर्ट टर्म गेन मतलब लेस देन 1 year, उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। वो सारी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म गेन देती है, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 year, उसको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। फिर आता है लिक्विड एसेट्स एंड इलिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब क्या? तो याद करो वो मां की कंगन वाले एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे कि हमारी बॉलीवुड मूवीज में एक बूढ़े हीरो, बूढ़े लाचार बाप और उसका एक बिल्कुल बदमाश नाकारा बेटा, हमारा हीरो, उसकी मां जाती है और अपने कंगन बेच के आती है और वो कंगन बेच के पैसा रियलाइज करती है। लिक्विड एसेट। इलिक्विड एसेट्स मतलब जिसको आप फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको समझाया था डेप्रीसिएबल एसेट एंड नॉन डेप्रीसिएबल एसेट।
डेप्रीसिएबल एसेट जिसकी वैल्यू डेप्रीशिएट होती है, डिक्रीज होती है। मतलब यहां मैं आपको एक एंटोनिम समझाना चाहूंगा, ये एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है, आप सभी ने सुना होगा एप्रीसिएशन, करेक्ट। आई एम श्योर आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा एप्रीसिएशन। बेटा एप्रीसिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है डेप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट होता है डेप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन मतलब तारीफ करना, तारीफ करने से क्या होता है बेटा, इज्जत बढ़ती है, डेप्रीसिएशन से घटती है। लास्ट मैंने बताया था इमेजिनरी फिक्टिशियस एसेट, मैंने कहा नॉन एग्जिस्टिंग एसेट्स होती है ये, दे आर जनरली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा भारी बॉम्ब फेंका था मैंने आपके ऊपर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाम का, मतलब अभी नहीं बाद में समझाऊंगा। एग्जांपल है हैवी एडवर्टाइजिंग चार्जेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, करेक्ट। तो दोस्तों आई एम सॉरी, तो दोस्तों ये पहला वर्ड था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ, लिखते चलिएगा मेरे साथ। इन्वेस्टमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में रेलिवेंट है, एप्लीकेबल है, समझना लिखते चलना। कोई भी इंसान जो काम करता है ना, चाहे वो जॉब करता हो तो सैलरी मिलती है, बिजनेस करता हो तो प्रॉफिट मिलता है, कोई भी इंसान जो भी एक्टिविटी करता है फॉर सर्वाइविंग, उस एक्टिविटी के अंदर उसको कुछ इनकम जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है? इनकम जनरेट होती है। ये जो इनकम होती है ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। दिस इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ टोटल इनकम which is required by an individual for his livelihood। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, हमारे खर्चों को पूरा करने के लिए जो इनकम की जरूरत होती है, उस इनकम को हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इनकम इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। समझ में आ रहा है? तो अब किसी का लाइफस्टाइल बहुत हाई है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम हाई होगी, किसी का लाइफस्टाइल कम है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो टोटल इनकम का वो हिस्सा, वो पार्ट जो हमें हमारी डेली नेसेसिटीज के लिए, लाइफस्टाइल के लिए जरूरी होता है, उसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। और वो पार्ट जो हमारे पास बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज नोन एज सरप्लस इनकम। दैट इज नोन एज सरप्लस इनकम। अब समझना, कैन आई डिराइव एन इक्वेशन ओवर हियर? कैन आई डिराइव एन इक्वेशन ओवर हियर दैट टोटल इनकम इज इक्वल टू, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन बन सकता है यहां से? कैन आई से टोटल इनकम इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम प्लस सरप्लस इनकम। टोटल इनकम इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम प्लस सरप्लस इनकम। यहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताई है, किस चीज के वजह से बताई है, वो कौन सा वर्ड है जिसको हम यहां देखने वाले हैं, वो है ये वर्ड। तो मैं अब फाइंड आउट करता हूं, therefore surplus income is equal to what formula can I make my dear friends? It is equal to total income. Surplus income is equal to total income minus disposable income। डिस्पोजेबल इनकम मतलब मेरी टोटल इनकम में से वो कितना अमाउंट है, वो कितना शेयर है मेरी टोटल इनकम का जो मुझे मेरे डेली एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, वो मैं माइनस करता हूं तो मुझे मिलता है सरप्लस इनकम। ये जो सरप्लस इनकम होता है, इसका हम क्या करते हैं? इसका हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं बेटा हम? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैसे तो एक एसेट ही होती है, समझना, बट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है समथिंग परचेस्ड विथ एन इंटेंशन। समथिंग परचेज, कुछ ऐसी चीज जो हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? विद एन इंटेंशन टू अर्न some income, to earn some income। जैसे कि like
टू अर्न सम इनकम लाइक रेंट। इन्वेस्टमेंट, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट। समझा, इन्वेस्टमेंट एसेट ही होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको अलग अलग टाइप की एसेट समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। तो एसेट्स में से एक एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो मैंने बिल्डिंग खरीदी है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट ही है। क्यों, मैं बिल्डिंग से किराया कमा रहा हूं, रेंट कमा रहा हूं। तो समथिंग परचेज विद एन इंटेंशन टू अर्न सम इनकम लाइक रेंट, लेंड लाइक इंटरेस्ट। कैन यू टेल मी क्विकली इन लाइव चैट में देख रहा हूं, क्या मुझे बता सकते हो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है? फटाफट जवाब दे दो। विच इज दैट इन्वेस्टमेंट जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है? फटाफट जवाब दे दो बच्चों, कौन सी है वो इन्वेस्टमेंट जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलता है? हाँ, बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है। समथिंग नोन एज, मुझे नहीं पता, बट शायद डिबेंचर्स नाम की कोई चीज होती है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। फैंटास्टिक। देन डिविडेंड एक्सेट्रा। अगर मैं कोई ऐसी चीजें खरीदता हूं जिसपे मैं इनकम अर्न करना चाहता हूं, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एक्सेट्रा, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे बेटा दो टाइप की रिटर्न्स हो सकते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म रिटर्न, इट कैन बी रिकरिंग इनकम। रिकरिंग का मतलब क्या होता है? जो बार बार होता रहता है। इंटरेस्ट बार बार मिलता रहेगा, किराया बार बार मिलता रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म रिटर्न। बेटा एग्जांपल ले लो इन्वेस्टमेंट का, बिल्डिंग। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, मेरी वो बिल्डिंग से दो ऑब्जेक्टिव है, दो बेसिक मैं ऑब्जेक्टिव रखता हूं उस माइंड में उस बिल्डिंग को खरीदने का। एक शॉर्ट टर्म रिटर्न, शॉर्ट टर्म रिटर्न मतलब हर महीने मुझे किराया मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव पता है क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म रिटर्न। अगर वो बिल्डिंग कोई प्राइम लोकेशन पे है, आप देखो, आप जिस भी शहर में रहते हो, हर शहर में कोई ना कोई ऐसी लोकेशन होती है जिसको हम प्राइम लोकेशन कहते हैं, बिल्कुल प्राइम लोकेशन। अब आप वो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी अगर बेचोगे ना तो आपको अच्छा पैसा मिलता है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है। तो लॉन्ग टर्म रिटर्न को यहां पे हम कहते हैं बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या कहता है बेटा उसको? कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कोई भी जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है यही दो ऑब्जेक्टिव से। मम्मी पापा से पूछना, बात करके देखना, शेयर्स नाम की कोई चीज होती है, शेयर्स में कभी शायद रुचि रही होगी, इंटरेस्ट रहा होगा तो शेयर खरीदा होगा। शेयर खरीदते हैं तो उसे दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक शॉर्ट टर्म रिटर्न मिलना चाहिए हमें, उसमें डिविडेंड मिलना चाहिए। दो लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलना चाहिए मतलब वो शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए, शेयर की कीमत बढ़नी चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों। थोड़ा मैं आपको ले जाता हूं गूगल जी के पास। गूगल जी आ जाओ यहाँ पे, कैसे हो आप? बढ़िया हो गूगल जी? गूगल जी अब हमें आपसे पूछना है एक सवाल। क्या सवाल पूछना चाहते हो भाई? कहाँ गया तुम्हारा इंटरनेट? ये है हमारे इंडिया का 5G। चलो, नो जी नो प्रॉब्लम, नो जी नो प्रॉब्लम। दोस्तों बात बहुत सिंपल है, अगर कोई शेयर कुछ साल पहले मैंने कम दाम में खरीदा है तो मेरी उम्मीद होती है, एक्सपेक्ट करता हूं कि आप वो शेयर की कीमत बढ़ जानी चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन, है ना। तो इन्वेस्टमेंट इज समथिंग परचेज विद एन इंटेंशन टू अर्न सम रिटर्न। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां एक बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं। कॉमर्स के बच्चों आप सबको पता होनी चाहिए चीज। क्या बात कर रहे हो सर, बताओ। मनी kept idle is money wasted। मनी केप्ट आइडल इज मनी वेस्टेड। ये चीज समझना है आप सभी कॉमर्स के बच्चों। मनी केप्ट आइडल इज मनी वेस्टेड बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी। पैसे को कभी खाली मत रखो, पैसे को एंगेज्ड रखो, बिजी रखो, क्योंकि पैसा जो होता है ना बच्चों, पैसे में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है पैसे। पैसे को कभी खाली नहीं रखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं, इंटरेस्टेड हो? बताओ मुझे, फटाफट जवाब दो। मैं लाइव चैट पे देख रहा हूं, एक कहानी सुनाना चाहता हूं, फटाफट मुझे जवाब दे दो। लाइव चैट में यहां देख रहा हूं एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। फटाफट जवाब दे दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ऑन लाइव चैट। चलो ओके, एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, सुनाऊं? ध्यान से सुनना। एक बूढ़ा बाप था, एक गांव में एक बूढ़ा बाप था। ये बूढ़े बाप की अब तबीयत सही नहीं रहने लगी थी, तो उसे लगा कि यार
मेरी इतनी खेती है, इतनी जायदाद है, इतना सोना है, इतनी बड़ी हवेली है, मैं इसका क्या करूंगा? 4 बेटे हैं मेरे, समझना, 4 बेटे हैं मेरे। चारों बेटों में से मैं किस बेटे को इसकी जिम्मेदारी दूं? कौन है वो बेटा जो मेरे जाने के बाद मेरे जमीन जायदाद को, मेरे इन पूर्वजों की कमाई को, सोना है, गहना है, इतनी जमीन है, खेती है, इन सबको कौन संभालेगा? कौन है वो मेरा बेटा जो इनको अच्छे से संभाल लेगा? वो चिंता उन्हें हमेशा सताई रहती है। तो ये जो बूढ़े बाबा होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक एक्टिविटी करते हैं अपने बेटों के साथ, समझना, ही कंडक्ट्स एन एक्टिविटी। अपने बेटों से कहते हैं एक काम करो, चारों जने इधर आओ। चारों बेटों को बुलाते हैं और चारों बेटों को बुला के, ध्यान से सुनना, चारों बेटों को बुला के उन सभी को एक पोटली दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एक पोटली दे देते हैं। तो बेटे पूछते हैं कि बाबूजी ये क्या है? क्या है बाबूजी इसमें? तो बाबूजी कहते हैं कि मैंने तुम चारों को एक पोटली भर के गेहूं दे रहा हूं। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं तुम चारों को एक पोटली भर के गेहूं दे रहा हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम चारों इस एक पोटली गेहूं के साथ क्या करोगे। तुम चारों जाओ ये एक पोटली गेहूं लेके, और अब हम इस विषय पे 1 साल बाद बात करेंगे। वी विल मीट आफ्टर 1 ईयर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हम इस चीज पे 1 साल बाद बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। चारों बच्चे चले जाते हैं एक पोटली गेहूं लेके, बाहर जाके खुसर पुसर करने लगते हैं। कोई कहता है बुढ़ा पागल हो गया है, कोई कहता है आधे पांव कब्र में लटक रहे हैं, और देखो क्या कर रहे हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं कुछ लोग करते ही नहीं। तो चारों बेटे वो पोटली ले जाते हैं, उनकी वाइफ उनको पूछती है, औरत उनको पूछती है, ओए क्या दिया बाबूजी ने? क्योंकि सबको पता है कि बाबूजी अब बीमार रहने लगे हैं, सबको पता है कि बाबूजी की तबीयत सही नहीं है, और सबको पता है भाई बाबूजी के दिन भर गए। तो सबको अब उम्मीद है, सब अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाबूजी अब बंटवारा करेंगे। तो किसी की औरत कहती है कि ओ जी सुनते हो, क्या दिया तुम्हारे अब्बा ने तुमको? क्या दिया? तो कहते हैं 1 पोटली गेहूं दिया। बस हमें लगा जमीन देंगे, जायदाद देंगे, सोना देंगे, ये क्या दे दिया? 1 पोटली गेहूं। अब क्या करूं? क्या करूं? चारों बेटे अपने अपने हिसाब से करते हैं। एक बेटा क्या करता है, उसे 1 पोटली गेहूं को अपनी वाइफ को दे देता है। उसकी वाइफ उसको पीस लेती है, चक्की में आटा बना लेती है, और मस्त उस आटे की गरम रोटी बना के दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं। अब समझना, बाबूजी सब कुछ देख रहे हैं, बाबूजी सब कुछ देख रहे हैं, बट बाबूजी ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि 1 साल का समय दिया। तो पहले बेटे ने क्या किया, उसका रोटी बना के खा लिया, रोटी बना के खा लिया। दूसरे बेटे ने क्या किया समझ, वो उसी दिन मार्केट जाता है, उसी दिन मार्केट जाता है, और बाजार में जाके वो 1 पोटली गेहूं दुकानदार को बेच देता है, और उससे उसके बदले पैसा ले, क्या ले लेता है? उससे उसके बदले पैसा ले लेता है। और वो पैसा लेके शाम को गांव में कट्टे पे, कट्टा मतलब समझते हो, बिल्कुल ऐसा बैठने का अड्डा, हर एक जगह, हर एक शहर में एक ऐसा बैठने का अड्डा होता है। गांव में वहां अड्डे पे बैठ के जुआ खेल के सब पैसा उड़ा देता है, पूरा पैसा उड़ा देता है। दूसरा बेटा, पहले बेटे ने क्या किया? पहले बेटे ने क्या किया? खा लिया। दूसरे बेटे ने क्या किया? जुआ खेल के उसको बेचा, पैसा आया, जुआ खेल के उड़ा दिया। तीसरा जो बेटा है उसको कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, तो उसने क्या किया, ये जो गेहूं था ये जाके अपने दोस्तों में दे दिया, बांट दिया। 1 दोस्त को, 2 दोस्त को, 3 दोस्त को, सबको 1-1 मोटी गेहूं बांट दिया, और उसने गेहूं खत्म कर दिया। जो चौथा बेटा था ना, जो चौथा बेटा था वो सबसे कम पढ़ा लिखा, उसको ज्यादा दिमाग नहीं था, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं। सोचा मैं करूं तो करूं क्या। बड़े भैया से पूछा तो बड़े भैया कहते हैं कि भाई हमें तो समझ नहीं आया, हमने तो उसकी चपाती बना के खा ली। ये चिंटू की मम्मी ने उसको चक्की में पीस लिया, और हमने तो बढ़िया चपाती बना के खा ली, मस्त गर्मा गर्म चपाती, बहुत बढ़िया गेहूं थे।
मंझले भाई को पूछा, भाई तुमने क्या किया? तो वो तो कहता भाई हम तो जाके बेच दिए और कट्टे पे बैठे थे, रात को जुआ खेले और हार गए, हम तो छोड़ दिए भाई, सब छोड़ दिए। छोटे मंझले भाई को पूछा, तीसरे नंबर के भाई को, खुद से बड़े भाई को, भाई तुमने क्या किया? तो बोले भाई हम तो हमारे जितने भी दोस्त थे, हमारे दोस्तों में जाके हम बांट दिए, हमको तो कुछ समझ नहीं आया क्या करना है, इसका क्या करना है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो हम तो हमारे जितने भी दोस्त थे, हमारी जितनी भी मंडली थी, उनको बांट दिए। उन्होंने बहुत ऐश किया, बड़े खुश हो गए हमारे सारे दोस्त के, भाई तू आज हमारे लिए गेहूं लेके आ गया, हमारे तो रोटी का इंतजाम हो गया, बहुत खुश हो गए। छोटा भाई जो था वो परेशान था, मैं करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, कैसे करूं, क्या करूं इसका? उसको कुछ समझ नहीं आया, ध्यान से सुनना, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसने क्या किया, खेत में गया, एक गड्ढा खोदा, छोटे छोटे गड्ढे खोदे और उन गड्ढों में एक एक मुट्ठी भर के गेहूं डाल दिया और वो खड्डा वापस बंद कर दिया और रोज उस पर पानी देता गया। एक किसान ठहरा, इसको कहां अक्ल है, कहां नॉलेज, इसको कुछ पता नहीं। और धीरे धीरे उसकी मेहनत फल दिखाने लगी, असर दिखाने लगी। धीरे धीरे वो जो उसने गेहूं बोए थे, वहां धीरे धीरे एक पौधा दिखने लगा, वो पौधा बड़े बड़े पेड़ का रूप लेने लगा और फिर उस पर फसल आने लगी, और उसने फसल निकाल ली। फिर एक साल बाद बाबूजी ने चारों बेटों को वापस बुलाया और चारों बेटों से कहा कि भाई अब समय आ गया है, ऊपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है, अब समय आ गया है, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। जितनी मेरी जिंदगी बची है, तुम लोगों की मां तो पहले ही चल बसी, पर मेरी जितनी भी जिंदगी बची है, मैं अब अपनी जिंदगी के सारे भी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त होना चाहता हूं और मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे चारों बेटों में से कोई एक मेरा बेटा मेरे सारे संपत्ति का, मेरे सारे जमीन जायदाद का, सारे जेवरात का, इस हवेली का, गाय का, बछड़ों का, सबका वारिसदार बने और वो जिम्मेदारी संभाले। वो जिम्मेदारी बंटवारा नहीं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, मैं भी जिंदा हूं। अरे भाई खुश हो गए कि आज बाबूजी ने वो बात कर ली जो मैं करना चाहता था, क्योंकि हर एक दावेदार था उसका, मैं वो लीडर बनूंगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज विद great powers come great responsibilities, but these people were not ready to take responsibilities, all they wanted is just powers. तो वो बड़ा बेटा कहता है बाबूजी मैं करूंगा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं आपकी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप चिंता मत करो। वो बाबूजी के हाथ दबा रहा है, बाबूजी के पैर दबा रहा है, गला दबा रहा है, बाबूजी ओ बाबूजी आप चिंता मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर्टी। दूसरा बेटा कहता मैं करूंगा, तीसरा बेटा कहता मैं करूंगा, चौथा बेटा कुछ नहीं बोलता है। बाबूजी कहते रुक जा, चारों जने वहां रुक जाओ, लाइन लगा के खड़े हो जाओ। पहले तुम चारों मुझे ये बताओ, मैंने 1 साल पहले तुम सभी को गेहूं की एक पोटली दी थी, याद है कि नहीं? तो सारे बेटे बोले गेहूं की पोटली 1 साल पहले, बुड्ढा पागल हो गया क्या? 1 साल पहले गेहूं की पोटली किसको याद है? अरे हाँ बाबूजी, आठ होते मंजे, हाँ याद आ गया, दिया था बाबूजी, दिया था। चलो अब चारों जने, बाबूजी कहते चारों जने मुझे अब हिसाब दो और मुझे बताओ क्या किया है तुमने उस गेहूं की पोटली के साथ। तो जो बड़ा बेटा होता है वो कहता है, चलो इतनी तो इंसानियत है, उनमें सच बोल देता है। बड़ा बेटा जो होता है वो कहता है बाबूजी देखो सच बात तो ये है, हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने तो वो गेहूं की पोटली का आटा बनाया, आटे की चपाती बनाई और हम। बाबूजी कहते वाह शाबाश। दूसरे बेटे से पूछता है तुमने क्या किया? तो दूसरा बेटा कहता है बाबूजी मैंने तो भाई उसको मार्केट में जाके बेचा और जो भी पैसे आए वो खर्चा कर दिया। वो बाप को थोड़ी बोलेगा मैंने जुआ कि मैं उड़ा दिया, खर्चा कर दिया। बाबूजी कहते वाह, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? वो बेटा बोलता नहीं है। बाबूजी कहते ठीक है। तीसरा बेटा तू बोल तूने क्या किया?
तो जो तीसरा बेटा होता है वो कहता है कि बाबूजी मुझे समझ में नहीं आया और मैंने अपने दोस्तों में उसे बांट दिया। मेरे दोस्त थे, भूखे थे, जरूरत थी, उनको मैंने बांट दिया। और चौथे बेटे को कहता है भाई तूने क्या किया, तूने क्या किया ये बता। चौथा बेटा कहता है बाबूजी 1 सेकंड का मुझे समय दो, गिव मी अ सेकंड। बाबूजी कहता है ठीक है, क्या हो गया। बाकी तीनों देख रहे हैं भाई इसने किया क्या। अच्छा तीनों को पता था कुछ नहीं करने, कछुए की चाल चलने वाला है, अनपढ़ गवार है, इसको क्या करेगा। तीनों एकदम हल्के में ले रहे थे उसको। वो बेटा आता है और एक बैलगाड़ी साथ में लेके आता है। तो सब लोग सोच रहे हैं शायद उसने वो बैलगाड़ी खरीद ली होगी, और वो बैलगाड़ी लाके बाबूजी के सामने खड़ी कर देता और बाबूजी से कहता है बाबूजी आपने जो मुझे 1 बोरी भर के गेहूं दिया था, आपने जो मुझे 1 बोरी भर के क्या दिया था, गेहूं दिया था, बाबूजी मैंने उस गेहूं को हमारे खेत में बो दिया और उससे बहुत बढ़िया फसल निकली है बाबूजी, और उस फसल को मैं लेके आया हूं आपके सामने बाबूजी। मैंने वो 1 बोरी गेहूं को आप यहां देख लो, एक काठी भर के गेहूं में तब्दील कर दिया है। बाबूजी ये चीज देख के बहुत खुश हुए और बाकी तीनों भाई हैरान हुए। अरे हम जिसको अनपढ़ गवार समझ रहे थे वो क्या कर गया भाई, क्या कर गया, वो तो बाजी मार गया भाई, वो तो बाजी मार गया। दोस्तों अब आप खुद सोच सकते हो कि बाबूजी ने अपनी जायदाद किसको दी होगी, किसको सौंपी होगी। बाबूजी कहते हैं अगर मैं बड़े बेटे को देता हूं ना तो मुझे पता है ये स्वार्थी है, बहुत लोभी है, सेल्फिश है, वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए पूरी जायदाद हड़प लेगा, तीनों भाइयों को कुछ नहीं देने वाला है। मैं अगर अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे को देता हूं ना तो मुझे पता है अरे ये तो मार्केट में जाके मुझे बेच के आ जाए जैसा है, तो मेरी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा। अरे जब 1 बोरी गेहूं को नहीं छोड़ा तो प्रॉपर्टी को क्या छोड़ेगा, इसको नहीं दे सकता। अरे ये तीसरे को नहीं दे सकता हूं, लुटा देगा, दोस्तों में जाके लुटा देगा। ये चौथा बेटा जो है ना, ये मेरा सही बेटा है, ये मेरी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा। समझ में आ रहा है, ये मेरी प्रॉपर्टी को बढ़ाएगा, ये है सही बेटा। Investment is something which is done with the short term as well as long term return. The expectation is to earn return in short run as well as in long run. तो ये वर्ड मैं यहाँ पे सबको एक्सप्लेन करना चाहता था। I strongly believe कि मेरी स्टोरी से सबको वर्ड का मतलब समझ में आया होगा ना। तो एसेट्स हम देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स में मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट विच इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द थर्ड वर्ड which I would like to explain you. ध्यान से देखिएगा। डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। बहुत ज्यादा चैट की तरफ देख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ा पढ़ाने में फोकस कर रहा हूं ना। ये 3 वर्ड्स हैं, 3 अलग अलग नाम से, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। कौन होता है ये, हु इज अ डेटर और एन अकाउंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल? इट इज दैट पर्सन। आई होप आप मेरे साथ लिखते चल रहे हो, नोट्स बनाते चल रहे हो। इट इज दैट पर्सन टू whom goods are sold on, यहीं पे लिखना है, एक ही वर्ड है, to whom goods are sold on credit, that is उधारी। दैट इज व्हाट, उधारी। हम जिसको कस्टमर को, हम हमारे वो कस्टमर को जिसको उधारी में गुड्स देते हैं। उधारी का मतलब यहां पे क्या होता है, क्रेडिट सेल्स। वी हैव मेड
क्रेडिट सेल्स, हमने कस्टमर को उधारी पे गुड्स दिए हैं, कस्टमर ने अभी तक हमें उसके बदले वापस पैसा नहीं दिया है। समझना बच्चों अच्छे से, वो अभी नहीं दिया बट बाद में देगा। ऐसा होता है ना, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हम भी कस्टमर होते हैं, हम भी काफी बार शॉपकीपर से सामान खरीदते हैं और कहते हैं बाद में देंगे, तो हम उनके लिए क्या कहलाते हैं? हम आपके हैं कौन? हमारा और उनका रिलेशनशिप क्या है? हम उनके क्या बन जाते हैं? डेटर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बेटा? डेटर बन जाते हैं। डेटर के दो और नाम है, दे आर ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स। ये सारे वर्ड दिमाग में फिट करना है। डेटर्स आर ऑल्सो नोन एज अकाउंट रिसीवेबल्स, डेटर्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रेड रिसीवेबल्स। फोर्थ वर्ड देखते हैं यहां पे। आज मेरा टारगेट है कि एसेट्स जो है मैं मोर और लेस खत्म कर दूंगा यहां पे। अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इन्वेंटरी, स्टॉक ऑफ गुड्स, ऑल्सो नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें क्या होती है? दोस गुड्स which are purchased to be sold ahead to the customer is known as goods or इन्वेंटरी। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, समझना। एबीसी मोबाइल्स, ये नाम से एक दुकान है, ठीक है, और दूसरा है PQR कंप्यूटर्स। दो अलग अलग दुकान है, एक दुकान का नाम है एबीसी मोबाइल और दूसरे का नाम है PQR कंप्यूटर। अब आपको यह समझना है कि एबीसी मोबाइल जो है ये किस चीज की दुकान है, मतलब वो कौन सी चीज है जो ये बेचता और खरीदता है, कौन सी वो चीज है जो ये बेचता और खरीदता है? तो बेटा वो चीज है मोबाइल फोन। मतलब इनके लिए इन्वेंटरी क्या होगी? इन्वेंटरी का मतलब पढ़ो, दोज गुड्स विच आर परचेज्ड टू बी सोल्ड अहेड टू द कस्टमर इज नोन एज इन्वेंटरी। तो इनके लिए इन्वेंटरी क्या होगी बच्चों? मोबाइल फोन्स। PQR कंप्यूटर किस चीज का बिजनेस कर रहा है? कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ऑल दोस थिंग्स। तो इनके लिए इन्वेंटरी क्या होगी बेटा? कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स विल बी इन्वेंटरी फॉर देम। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया कि नहीं बताओ मुझे। अब समझना, अब समझना ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। एबीसी मोबाइल फोन्स, क्योंकि मोबाइल फोन की दुकान है तो उनको उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर डालने होते हैं, फॉर्मेट करना होता है, तो उनको एक लैपटॉप खरीदना है। उनको क्या खरीदना है? लैपटॉप। और ये एबीसी मोबाइल फोन्स PQR वाले के पास जाते हैं और PQR वाले से वो खरीदते क्या है? एक लैपटॉप खरीदते हैं। अब सोचो, जवाब दो, क्या ये लैपटॉप एबीसी मोबाइल वालों के लिए, क्या ये लैपटॉप एबीसी मोबाइल वालों के लिए इन्वेंट्री होगी क्या? नहीं। द लैपटॉप परचेज बाय एबीसी मोबाइल, फॉर देम इट इज गोइंग टू बी एन एसेट। वो उनकी क्या है? एसेट है। सिमिलरली PQR कंप्यूटर्स, जिनका काम है कंप्यूटर्स खरीदना और बेचना, अब अगर वो एबीसी मोबाइल से मोबाइल फोन खरीदते हैं, आईफोन 11, 12 मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो वो मोबाइल फोन उनकी क्या होगी? एसेट होगी। मतलब यार बहुत सिंपल चीज है, लिख लेना यहां पे, वेदर समथिंग इज योर asset or inventory. Whether something is your asset or inventory, it depends upon, किस चीज पे डिपेंड करता है ये? It depends upon nature of business. किस पे डिपेंड करता है?
नेचर ऑफ बिजनेस पे, आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब ये दो पार्टीज जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में, दो ही चीजों हम कंसीडर कर रहे हैं, एक है मोबाइल फोन और दूसरा है कंप्यूटर एंड लैपटॉप। अब एक के लिए कंप्यूटर इन्वेंट्री है, दूसरे के लिए एसेट है, एक के लिए मोबाइल इन्वेंट्री है, दूसरे के लिए एसेट है। ये ऐसे कैसे होता है सर? ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। Lenskart.com चश्मा बेचता है, उनके लिए चश्मा इन्वेंटरी है, कंप्यूटर एसेट है। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर क्या है? एसेट है। मतलब आप जो चीज का काम कर रहे हो, जो चीज का काम कर रहे हो, वो चीज आपकी इन्वेंटरी है। डोमिनोज वाला पिज्जा बनाता है, वो पिज्जा बनाने के लिए कितनी चीजों का स्टॉक रखता है अपने पास? वो जो डो होता है, आटा, उसका स्टॉक रखता है, इन्वेंटरी है। टॉपिंग्स, चीज, सॉसेस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, ये सारी चीजें उसकी क्या है? इन्वेंटरी है। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या उसकी एसेट है, और इन्वेंटरी आपकी एसेट होती है। क्यों एसेट होती है पता है? क्योंकि आप उसको बेच के कमाते हो। इन्वेंटरी एसेट क्यों है बेटा? क्योंकि आप उसको बेच के कमाते हो। इट अर्न्स इनकम फॉर यू, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज इन्वेंटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ मुझे फटाफट। हैव यू अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज वाई इट इज नोन एज इन्वेंटरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स प्रॉपरली। तो बेटा मैंने आपको बताया आज इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, इन्वेंटरी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक्स ही बचे हैं, बहुत ज्यादा बचा नहीं है एसेट्स में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मेरी एसेट होती है। क्यों एसेट होती है समझना। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सर ऐसा कभी होता है क्या? कोई एडवांस में देता है? अरे बेटा आपने ही दिया, क्या मजाक कर रहे हो सर? ये देखो एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, एग्जांपल मिस्टर ए recharges his Tata Sky on 1st January 2020 with an annual pack। एनुअल पैक का मतलब क्या होता है? 12 मंथ्स का पैक है ना, विद एन एनुअल पैक ऑफ 12 मंथ्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मिस्टर ए ने टाटा स्काई का 1 साल का रिचार्ज किया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मतलब 12 महीने का पेमेंट एक साथ दिया है। कहना है इससे कि आज जनवरी में मैंने 12 महीने का प्रीपेड किया है। कहना है इसे फरवरी महीने में 11 महीने का प्रीपेड होगा, क्योंकि फरवरी के बाद कितने मंथ्स बचे हैं? 11 मंथ्स। मार्च के बाद 10 मंथ्स। क्यों ऐसा? लॉजिक समझो। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? मुझे दोबारा वापस वो एक्सपेंस देने की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। आई एम नॉट सपोज टू पे अगेन फॉर दोज एक्सपेंसेस। समझ में आ रहा है? एक बार दे दिया खत्म, एक बार भरो महीना भर चलो। टाटा स्काई रिचार्ज कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस मेरी क्या होती है? एसेट होती है। और लास्ट 2 टर्म्स मुझे आपको समझाना है यहां पे, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, ऑल्सो नोन एज बैंक। समझ में आ रहा है? बैंक बैलेंस ऑल्सो नोन एज कैश एट बैंक। सो कैश इन हैंड मतलब क्या होता है? आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, पैसा पैसा। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड का मतलब होता है मनी। समझ में आ रहा है? कैश इन हैंड का मतलब होता है मनी, हिंदी में नकदी। मात्रा की एक्सक्यूज करना, मेरी हिंदी बहुत बुरी है यार। नकदी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल पैसे हैं। बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक का मतलब क्या होता है? मनी सेव्ड इन बैंक अकाउंट्स, मनी सेव्ड इन बैंक
अकाउंट्स। वो पैसा जो मेरे बैंकों के खातों में सेव है उसको कहते हैं बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, बैंक में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना बच्चों, बाद में पढ़ेंगे आगे हम। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ करंट अकाउंट, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, है ना, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये सारे वर्ड्स बेटा बाद में एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन, वहां पे सबको मैं बताऊंगा। समझ में आ रहा है? तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब क्या है? मेरा पैसा जो मेरे पास है ये दोनों लिक्विड एसेट है बेटा, दोनों की दोनों लिक्विड एसेट है, क्योंकि मैं आधी रात को भी एटीएम पे जाके बैंक का पैसा निकाल सकता हूं, नहीं तो कल सुबह बैंक में जाके मैं अपना पैसा बैंक से निकाल सकता हूं। बैंक बैलेंस इज अ लिक्विड एसेट एज गुड एज कैश इन हैंड। लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं ना, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस को, तो दोनों में से ज्यादा लिक्विड कौन सी है? कैश इन हैंड है। समझ में आ रहा है? विच इज मोर लिक्विड एसेट? कैश इन हैंड इज मोर लिक्विड एसेट। समझ में आ रहा है बच्चों को? यार देखो कितने फैंटास्टिक तरीके से टर्म्स हमने सारे सीखे। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था बेटा एसेट के साथ, मुझे अभी भी परसों कल की जर्नी याद आ रही है, एसेट के साथ स्टार्ट किया था, इतनी टाइप की एसेट्स आपको समझाई। मैं सिर्फ अभी एसेट्स आपको सिखा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट्स होता है, डेटर्स होते हैं, इन्वेंटरी होती है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, कितनी सारी चीजें जो मैं आपको यहां बता रहा हूं। यार इतनी ही चीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं इसके बदले कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है ना, आपको अखिलेश सर की क्लासेस पसंद आती है, आपको निशांत, आपको हमारे श्रेय सर की क्लासेस पसंद आती है ना, तो बेटा बस इतनी चीज करना है कि अपने दोस्तों को बोलना है। हर बंदा अगर रोज अपने एक दोस्त को बोलेगा कि आजा तू भी हमारे साथ अनअकैडमी पे क्लास देख, तो मैं आपको बता रहा हूं हमें हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, प्लीज कम टू अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी की वेबसाइट पे आइए, वेबसाइट क्या है? unacademy.com। यहां पे आके सर्च बार में सर्च कीजिए मेरा नाम अंशुल अग्रवाल। आप मुझे जब यहां सर्च करेंगे तो आप मुझे यहां पाएंगे, ये रहा मेरा प्रोफाइल। यहां पे ये फॉलो का बटन है, फॉलो कीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं क्लासेस लूंगा वो सारी क्लासेस आपको दिखेगी। और मैं सही बताना चाह रहा हूं, बहुत ही फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म बनाया अनअकैडमी में। अगर आप जाते हो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा एक्सप्लोर करते हो बच्चों, मैं आपको सही बता रहा हूं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अनअकैडमी आपके लिए सिर्फ कॉमर्स के बच्चों के लिए नहीं, साइंस के बच्चों के लिए भी देखो बहुत सारे कोर्सेज यहां लेके आई है। आपको यहां आना है, सीबीएसई को क्लिक करना है। जब आप सीबीएसई को क्लिक करते हो तो सीबीएसई क्लास 10, 11, 9th, 12th सबके लिए हमारे पास कोर्सेज है। अब मैं जाता हूं अगर सीबीएसई क्लास 11th में, इफ आई गो टू सीबीएसई क्लास 11 दोस्तों, तो यहां आप आके देखिए, यहां पे बहुत सारी बैचेस हैं। ये देखिए बहुत सारी बैचेस हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हम तो यूट्यूब पे पढ़ाएंगे ही, लेकिन फिर से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं पर्सनल अटेंशन, अगर आप चाहते हैं इन सारे टीचर्स के साथ टेस्ट, क्विज कॉन्टेस्ट रेगुलरली, अगर आप इन लोगों से पढ़ना चाहते हैं, देखिए रेगुलरली हमारी टेस्ट सीरीज होती है। अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन कितने का है सर, कहां से मिलता है? बहुत आसान है बेटो, सिर्फ यहां पे आपको आना है, क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की सबसे खास बात यह है दोस्तों, हम एजुकेशन इंडस्ट्री का नेटफ्लिक्स हैं, हम एजुकेशन इंडस्ट्री का अमेजॉन प्राइम है। हम तोल मोल के आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम तो बस इतना कहते हैं एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लो, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आप यहां देख रहे हो बच्चों 11th और 12th का एक कंबाइंड सब्सक्रिप्शन है, मतलब वन सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर योर 11th एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड, बोथ ऑफ योर स्टडीज। और यहां पे आप आके कितने भी मंथ्स का ले सकते हो, 1 month, 3 month, 6 months, 12 months, 24 months। और आप देख रहे हो कि 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कितना सस्ता पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे सस्ता पड़ता है। कैलकुलेटर ओपन कर लूं दोस्तों, एक महीने का सब्सक्रिप्शन है 2500 का। तो अगर मैं 2500 को अपने स्क्रीन पे लेता हूं और उसको मल्टीप्लाई करता हूं 24 मंथ से, तो जरा देखो, प्लीज चेक करो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कितने में पड़ेगा बच्चों? 60,000 में। लेकिन यहां पे आपको 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पता है कितने में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 25,000। इतना नहीं रुकना, सरप्राइज अभी बाकी है। मतलब अगर आप अनअकैडमी प्लस का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपकी 11th और 12th स्टैंडर्ड की सारी क्लासेस
सिर्फ और सिर्फ कितने में हो जाएगी? 25,000 नहीं, जरा ध्यान दो, यहां पे कुछ होगा। अगर आप यहां पे आके मेरा नाम टाइप करते हो, क्या है मेरा नाम? अंशुल। सिर्फ नाम ही काफी है, सही बोल रहा हूं, सिर्फ नाम काफी है। इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करना है, समझ लेना। आप अगर यहां पे आके यूज करते हो मेरा नाम अंशुल और क्लिक करते हो अप्लाई, सो आप देखो, अरे 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 ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, डिस्काउंट मिल गया। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो कि 25,000 रुपए का था, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 22,500 रुपए में मिलेगा। आप एक बार सोच के तो देखिए, 22,500 में आप अनअकैडमी का 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे, मतलब एक महीने का कॉस्ट कितना हुआ? 937 रुपीज 50 पैसे। क्या मिलेगा आपको इसमें पता है? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लाइव लेक्चर्स ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। जितने भी सब्जेक्ट के हमारे यहाँ पे क्लासेस होते हैं ना, उसका अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा बच्चों। फिर से कह रहा हूं आपको, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द लाइव लेक्चर्स। सारे सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स यहां पे हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। लाइव क्लासेस, टीचर्स बिल्कुल लाइव पढ़ाते हैं, नोट्स मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, क्विज कॉन्टेस्ट होती है। इतना ही नहीं, टेस्ट भी होती है, टेस्ट भी होती है। आप यहां देखिए, बैचेस ऑलरेडी चालू हो गई है और कंटिन्यूस होती रहती है। एक सब्सक्रिप्शन आप सारी बैचेस अटेंड कर सकते हैं। आपको एक टीचर नहीं पसंद है, आप दूसरे का अटेंड करो, दूसरा नहीं पसंद है तीसरे का अटेंड करो, तीसरा नहीं पसंद है चौथे का अटेंड करो। जितने टीचर्स चाहें उतने टीचर्स की बैचेस आप यहां अटेंड कर सकते हैं। आप देखिए कितना फैंटास्टिक है, कितना फैंटास्टिक मॉडल है। तो मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहूंगा, भाई थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। हमारी टीम भी बहुत जल्दी प्लस पे आने वाली है, तो हमारी टीम भी जब प्लस पे आएगी आपको वो भी बैच मिलेगा। तो अभी सही समय है, सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, डिसीजन कभी भी सही रिजल्ट तभी देता है जब वो सही समय पे लिया जाता है। और इसी के साथ मैं यहां पे आपसे आज की इस क्लास में लेता हूं विदा। कल सुबह संडे को फिर से मुलाकात होगी सुबह 11 बजे, जहां मैं आपको और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज पढ़ाता रहूंगा। ध्यान रखना, लास्ट में रोज मैं क्या कहता हूं, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। Thank you very much.